मैं प्रशांत कुमार YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया हूं विगत पिछले 15 सालों के बीपीएससी में आए हुए प्रश्न। यह श्रृंखला आपके लिए आने वाले 67 बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इसके साथ बिहार स्पेशल के विगत वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी में आए हुए हैं उनको मैं इसी यूट्यूब के माध्यम से आपके लिए समक्ष लेकर आता रहूँगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। यह श्रृंखला बीपीएससी के अलावा आने वाले बिहार दरोगा एग्जाम के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगी। ठीक है, यह हमारी श्रृंखला अभी हिस्ट्री के रूप में आई है। पहली वीडियो सेट 1 याद रखिएगा, ये पहली श्रृंखला हमने हिस्ट्री का लिया जिसमें हमने इसी प्लेटफॉर्म पर हिस्ट्री सेट 1 के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आप पहला सेट आप हिस्ट्री का देख सकते हैं जो विगत वर्षों में बीपीएससी में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आज भी हिस्ट्री सेट 2 जिसमें हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समाहित किया है जो विगत वर्ष बीपीएससी में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो ये सेट 2 जिसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने शामिल किया है जो बीपीएससी में आए हुए हैं, इसको भी उसी जोश और जुनून के साथ कवर करते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या बनकर आया है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो मुझे शाह आलम द्वितीय एक मुगल बादशाह था। शाह आलम द्वितीय इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का भी, बिहार का भी और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की? वो 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को या 21 अगस्त 1765 को। कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि होती है जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी जाती है। ये जो 12 अगस्त 1765 ईस्वी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को जो संधि की जाती है वो इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। और ये संधि तब की गई जब बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद अगले साल 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। इसी इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी जाती है। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और याद रखिएगा इस समय मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो आप ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद, किसके बाद? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मुर्शिदाबाद बंगाल में है और इलाहाबाद की संधि के बाद मैंने बताया ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब यहां वो अपना क्या करेंगे, यहां पर अपना वो उपदीवान नियुक्त करेंगे। तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव किसे मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान, दूसरा ऑप्शन है सिताब राय, तीसरा ऑप्शन है राय दुर्लभ और चौथा ऑप्शन आपका है सैयद गुलाम हुसैन। तो बताइए इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को। किसे? मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को क्या बनाया गया? मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया गया। तो याद रखिएगा जिसमें याद रखिएगा बिहार का किसे बनाया गया? तो बिहार का बनाया गया था सिताब राय को। किसे? सिताब राय को। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिताब राय को बनाया गया था बिहार का उपदीवान। वहीं मोहम्मद राजा खां को कहां बनाया गया था? मोहम्मद राजा खां को बनाया गया था मुर्शिदाबाद यानी बंगाल का उपदीवान। तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? तो आप मुझे बताइए नील विद्रोह किसके बारे में था? पहला ऑप्शन, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। दूसरा, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। तीसरा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमूल्य मूल्य देकर, मतलब एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। और चौथा,
क्या है, नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था और ये उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये क्या था दिखाते हैं आपको, ये था ऑप्शन क्या बनकर आएगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। कौन क्या आंसर होगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो क्वेश्चन क्या है, फिर से बोल देता हूं आपको, क्वेश्चन है नील विद्रोह किसके बारे में था। तो ये नील विद्रोह, एक रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, जो किसान थे वो नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें एक अमान्य मूल्य देकर उनसे जबरदस्ती करवाई जा रही थी नील की खेती। तो इसका ऑप्शन 43 नंबर क्वेश्चन का सी बनकर आएगा। ये क्या है बताता हूं मैं। देखिए बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में 1859-60 ईस्वी की बात है। बंगाल के नदिया जिले में दो व्यक्ति हुए, एक विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। इन दोनों के नेतृत्व में नील विद्रोह किया गया। क्या किया गया, नील विद्रोह किया गया। विद्रोह का मूल कारण था ददनी प्रथा। क्या कारण, ददनी प्रथा। विद्रोह का मूल कारण था ददनी प्रथा। अब ये ददनी प्रथा क्या है मैं बताता हूं। ददनी प्रथा, ये ददनी प्रथा क्या है कि जिसमें बगान मालिक जो है, जिसमें बगान मालिक है वो किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा दे देते हैं। इस भुगतान के बदले किसान नील की खेती करने के लिए बाध्य होता है और किसान क्या करता है, वो नील की खेती करता है और उसको करना ही पड़ता था। इसी के विद्रोह में 1859-60 में दो व्यक्ति हुए, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, जिन्होंने नील विद्रोह का क्या किया, एक प्रकार से नेतृत्व किया। ठीक है, और याद रखिएगा एक व्यक्ति हुए थे दीनबंधु मित्र। कौन, दीनबंधु मित्र। इनकी एक नाटक पुस्तक है, उनकी एक नाटक है नील दर्पण। क्या है, नील दर्पण। इसी घटना पर आधारित दीनबंधु मित्र की जो पुस्तक है नील दर्पण, इसी घटना पर आधारित उनकी क्या है, नाटक है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। नील विद्रोह किसके बारे में था, ये रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य देकर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है। आगे 1857 के विद्रोह, 44 नंबर क्या है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांत से किया था। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांत से किया। आपके सामने चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश बिहार के ब्राह्मण, दूसरा पूर्वी में बंगाल एवं उड़ीसा, तीसरा गोरख सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, और चौथा ऑप्शन है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि बताइए 1857 की विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांत से किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गोरख सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से। कितना, सी नंबर। क्यों होगा, देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह में खासकर उत्तर प्रदेश बिहार के जो खासकर सैनिक थे शामिल जो थे गुट में, उन्होंने इस विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी। क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ तब अब क्या किया गया, इस सैनिक गुट में बदलाव की गई। अब जो सैनिक का चयन किया गया, अब उत्तर प्रदेश बिहार से नहीं करके अब किससे किया गया, गोरखा सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया गया। 1 नवंबर 1858 को जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा इलाहाबाद के गार्डन में जाकर महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र पढ़ा गया 1 नवंबर 1858 को। उसमें क्या था कि सेना का किस प्रकार से पुनर्गठन करना, क्या चीज, पुनर्गठन करना। उसी गठन के आधार पर गोरखा सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से सैनिकों को क्या किया गया, इस सेना में क्या किया गया, शामिल किया गया। ये चीज आप याद रखिएगा। और याद रखिएगा 1857 की विद्रोह को भड़काने में सबसे महत्वपूर्ण जो सैनिक का योगदान था ना, उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिक को ही था। इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिक को इसमें अब शामिल नहीं करके गोरखा सिख और पंजाब उत्तर प्रांत से शामिल किया गया। चलिए आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो बताइए किसने की। चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। मैडम HP ब्लावेस्टकी ने, दूसरा ऑप्शन राजा राम मोहन राय ने, तीसरा महात्मा गांधी ने, डी स्वामी विवेकानंद ने। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मैडम HP ब्लावेस्टकी ने। ठीक है, क्या नंबर हो जाएगा, मैडम HP ब्लावेस्टकी ने। ठीक है, इसने ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, एक सैनिक अधिकारी, अमेरिकी सैनिक अधिकारी के साथ मिलकर जिनका नाम था कर्नल अलकाट। क्या नाम था, कर्नल अलकाट के साथ मिलकर कहां की थी, 1875 में न्यूयॉर्क में। कहां, 1875 में
न्यूयॉर्क में इसने क्या की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एचपी ब्लावेट्स्की ने। लेकिन इनका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहां बना, मद्रास का अंडयार, मद्रास में इनका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया इन्होंने कब, 1882 में। कब, 1882 में। तो आप ये भी रखिएगा कि इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय कहां बनाया, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास अड्यार में। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। बाद में जाके थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट भी जाकर जुड़ गई। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपके सामने चार ऑप्शन है। गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, तीसरा ऑप्शन है शिवनाथ शास्त्री और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 1873 ईस्वी में जो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की गई, इस सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, यह की गई किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा। बी नंबर इसका आंसर होगा। यह सत्यशोधक समाज क्या था यह बता देता हूं। सत्यशोधक समाज एक गैर ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था और ब्राह्मण के द्वारा जो भी कर्मकांड चलाए जा रहे थे इसका घोर विरोध कर रहा था सत्यशोधक समाज, जो ज्योतिबा फूले के द्वारा चलाई गई थी 1873 में। इनकी एक पुस्तक भी है, इनकी एक पुस्तक भी है ज्योतिबा फूले की, जिसकी नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है, गुलामगिरी। गुलामगिरी इनकी एक पुस्तक है, क्या नाम, गुलामगिरी। आप ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन क्या है देखिए स्क्रीन पे 47 नंबर क्वेश्चन। शेरे पंजाब, क्या है, शेरे पंजाब। ये शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे। आपके सामने चार ऑप्शन है कि शेरे पंजाब किन्हें कहा जाता था, राजगुरु को, बी नंबर भगत सिंह को, सी नंबर लाला लाजपत राय को, या डी उधम सिंह को। तो आप मुझे बताइए किसे कहा जाता था शेरे पंजाब। तो शेरे पंजाब कहा जाता था किसे, लाला लाजपत राय, यानी सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। कितना, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी मशहूर थे। और ये शेरे पंजाब के नाम से ही मशहूर नहीं थे, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। क्या, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। पंजाब केसरी के नाम से भी इन्हें बुलाया जाता था। ठीक है, और याद रखिएगा जब साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, उस साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। इसी नेतृत्व करने के चक्कर में, या नेतृत्व कर रहे थे, इन्हीं करने के चक्कर में लाला लाजपत राय के सर पे लाठी चार्ज किया गया, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए। उसी दौरान परिणाम स्वरूप 27 नवंबर को, कब, 27 नवंबर 1928 को, 27 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। किसके, गरम दल के नेता थे। देखिएगा, आप देखिएगा दो तरीके से बटा था, एक उदारवादी दल, एक गरम दल। तो उदारवादी दल, गरम दल। तो गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, जिन्होंने 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। कब, साइमन कमीशन के विरोध करने के, जब विरोध कर रहे थे तब। इन्हें शेरे पंजाब के साथ साथ पंजाब केसरी भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के साथ साथ ही पूरे पंजाब का प्रतिनिधि करने वाले ये थे, इसीलिए पंजाब केसरी का नाम से भी ये प्रख्यात हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या बन के आया है। ये क्वेश्चन बन के आया है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1903 को, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1904 को, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1905 को, और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1906 को। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुई थी। इसका आंसर डी नंबर होगा। तो कभी पूछा जाए कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई, तो 15 अगस्त 1906 को की गई। देखिएगा क्या हुआ था। राष्ट्रीय साहित्य, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला लिया गया। और 15 अगस्त 1906 ईस्वी को सदगुरुदास, किसने, सदगुरुदास बनर्जी ने, सदगुरुदास बनर्जी ने के द्वारा ही, सदगुरुदास बनर्जी के द्वारा ही 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप इसे अच्छे तरीके देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बताइए।
कि गांधी जी द्वारा, क्या क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह, क्या चीज, सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया गया। तो क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा जो भारत में पहली सत्याग्रह का जो आयोजन किया गया वो बिहार में किस जगह पे आयोजन किया गया। आपके सामने चार ऑप्शन है, पटना, गया, तीसरा मधुबनी और चौथा चंपारण। तो मुझे बताइए कि गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार जो सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया गया वो किस जगह पे प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंपारण। क्या हो जाएगा, डी, चंपारण। देखिए क्या था, क्यों यह सत्याग्रह किया गया, इसका कारण क्या था, आप अच्छे तरीके से समझिए। देखिए किसान नील की खेती करवा, अंग्रेज लोग जो थे, जो गोरे लोग थे, वो नील की खेती करवाना चाह रहे थे, नील की खेती करवा भी रहे थे, किससे, किसान से, ठीक है। और वो ये चाह रहे थे कि 3/20 भाग पे, कितने, जमीन के 3/20 भाग पे नील की खेती करवाना चाहते थे। खेती करना अनिवार्य था, कितने, 3/20 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही कहा गया 3 कठिया पद्धति। क्या कहा गया, 3 कठिया पद्धति, इसे ही कहा गया 3 कठिया पद्धति, ठीक है। और इतने बड़े भूभाग पर खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था किसान लोग के लिए। इस पर ये किसान लोग बहुत उदास, किसान लोग के लिए बहुत ये एक प्रकार से दयनीय स्थिति थी। इसको देखते हुए एक यही के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए क्या किया, आह्वान किया कि ये गांधी जी आप चंपारण आइए और चंपारण में इन स्थिति का समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। तो राजकुमार शुक्ल के आह्वान पे ही महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जाते हैं और जो 3 कठिया पद्धति यानी जो नील की खेती करने के लिए जो किसान को बाध्य किया जा रहा था उसको, उसके तहत वहां पर एक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। आप इसे याद रखिएगा, 3/20 भाग को ही 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। और यह भी याद रखिएगा, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार से किया गया था, वो चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है, कोई दिक्कत, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। यह भी इंपॉर्टेंट है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। यह अंत्योदय कार्यक्रम क्या था, सबसे पहले समझिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या यह अल्पसंख्यकों का विकास के लिए था, क्या बी नंबर दलितों की उन्नति के लिए था, क्या सी नंबर गरीबों में सबसे गरीबों की सहायता के लिए था, और क्या चौथा नंबर ऑप्शन गरीबी का पूर्ण उन्मूलन था। उन्मूलन का मतलब समाप्त कर देना। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीबों की सहायता। क्या था, देखिए क्या था, मेरी बात को समझिएगा। एक गरीब होता है, उस गरीब में भी क्या होता है, गरीब होता है। उस गरीबों में गरीब, सबसे जो गरीब है उसको सहायता किस प्रकार से पहुंचा जाए, उसी के तहत एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, जिस कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया, अंत्योदय कार्यक्रम। क्या दिया गया, अंत्योदय कार्यक्रम। यह महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत की गई थी कार्यक्रम, जिसे नाम क्या दिया गया, अंत्योदय कार्यक्रम, ठीक है। इसके संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक, एक गांधी जी, इसके संदर्भ में गांधी जी ने एक रस्किन की पुस्तक है, रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट, ये अनटू द लास्ट से काफी प्रभावित थे। एक रस्किन की पुस्तक, इसकी रस्किन नामक एक साहित्यकार समझो, या आप समझो कि इनकी एक पुस्तक थी अनटू द लास्ट। क्या था, अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट से काफी ज्यादा प्रभावित थे, उन्हीं बुक से प्रभावित होकर उन्होंने अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य बनाया और उन्होंने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि गरीबों में सबसे जो गरीब है उनको किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा कि राहुल सांकृत्यान क्या है, किस क्षेत्र से राहुल सांकृत्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो राहुल जो सांकृत्यान थे वो किस 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, वो किस क्षेत्र से, वो किस क्षेत्र से, तो बताइए, वो छपरा से थे, वो दिल्ली से थे, लखनऊ से थे, पटना से थे। तो बताइए राहुल सांकृत्यान या किस क्षेत्र से थे, तो वो थे बिहार के छपरा से। कहां, ए नंबर, बिहार के छपरा से। ये कौन थे, देखिएगा, राहुल सांकृत्यान ने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। 1912 ईस्वी में यह क्या बन गया, 1912 ईस्वी में यह साधु बन गया, ठीक है। अपना नाम बदलकर यह बाबा रामोदर दास रख दिया। क्या रखा इन्होंने, नाम बाबा रामोदर दास रख लिया। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया, 6 महीने के लिए जेल भी इनको हुई। इस असहयोग आंदोलन के समय यह छपरा में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे राहुल सांकृत्यान। 1922 में यह छपरा के डीसीसी के
अध्यक्ष भी चुने गए थे। कौन? राहुल सकृत्यान। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो महात्मा गांधी ने किस घटना को, महात्मा गांधी ने किस घटना को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो ये बताई किसे? बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। चौरी चौरा कांड को, खेरा सत्याग्रह को, नागपुर सत्याग्रह को, या राजकोट सत्याग्रह को। तो मुझे बताइए कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो इसका एक आंसर होगा चौरी चौरा कांड। क्या होगा? ए नंबर, चौरी चौरा कांड। देखिए, चौरी चौरा जो है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ये कहां है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के ये गोरखपुर में है, और वहीं पर यह चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, ये क्या हुआ था कि एक ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को ये लोगों ने आग लगा दिया था। पुलिस चौकी था, एक आंदोलन उग्र हुआ, जिसमें पुलिस चौकी को आंदोलनकारियों ने जाकर आके हवाले कर दिया, जिसमें 23 पुलिस कर्मी जिंदा जल गए। गांधी जी इस घटना की निंदा की तथा असहयोग आंदोलन को उन्होंने क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। गांधी जी ने इसी घटना को हिमालय जैसी अपनी भूल की संज्ञा दी है। गांधी जी क्योंकि अहिंसा को मानते थे, हिंसा को मानते नहीं थे, इसीलिए क्योंकि अहिंसा का यह रूप ले लिया था, इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे हिमालय जैसी भूल बताई और उन्होंने चौरी चौरा कांड को वापस ले लिया। और चौरी चौरा कांड हुआ कब? 4 फरवरी 1922 को। कब? कहीं कहीं 5 रहता है, आप देख लीजिएगा, 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी। चलिए आगे देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया? 53 नंबर क्वेश्चन बनकर आया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है ए नंबर 1918, बी नंबर 1919, सी नंबर 1920, डी नंबर 1921। तो ये कब किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ किया गया वो 1920 में। कब? 1920 में। सी नंबर आपका आंसर होगा। देखिए, 1920 में कोलकाता में एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। विशेष अधिवेशन का मतलब जो अधिवेशन कांग्रेस का चल रहा था तो चल ही रहा था, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया 1920 ईस्वी में। और ये जो 1920 ईस्वी में नागपुर में कांग्रेस का जो कि आयोजन किया गया, 1920 में जो नागपुर में जो कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन हुई ना, उसके फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, यह डेट याद रखिएगा, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो आप इसे याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में क्या शुरुआत हो गई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो बनकर आया है, ये क्वेश्चन बनकर आया क्या चीज? ये क्वेश्चन बनकर आया है कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? किसके असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई? क्या वो असहयोग आंदोलन के बाद था? बी नंबर, क्या वो सवर्णी अवज्ञा आंदोलन के बाद था? सी नंबर, क्या वो रॉलेट बिल सत्याग्रह के बाद था? या डी चंपारण सत्याग्रह के बाद था? या ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मुझे बताइए, स्वराज दल की स्थापना किसके बाद हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सॉरी किसके नंबर, ये क्या हो जाएगा इसका डी नंबर हो जाएगा। एक मिनट, स्वराज दल की स्थापना किसके बाद हुआ था? तो बताइए किसके बाद हुआ था? कि असहयोग आंदोलन के बाद। कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के बाद। ए नंबर हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना किसके असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज दल की स्थापना की गई थी। देखिए, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ मार्च 1923 में। कब? मार्च 1923 में, जिसमें CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। किसने? स्वराज दल का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया, जिसमें CR दास इसके अध्यक्ष थे, वहीं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्सा के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दोहराया कि हम इसके लिए हैं, इससे अलग नहीं है। लेकिन इन्होंने कांग्रेस से हटकर एक नई पार्टी का दल का स्थापना किया, जिसे कहा जाता है स्वराज दल। इससे 2 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, CR दास और कौन? मोतीलाल नेहरू, जिसमें CR दास इसके अध्यक्ष थे, वही मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? महासचिव। आगे देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन।
स्वराज दल की स्थापना किसने की? वही क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना किसने की? क्या वो ए नंबर तिलक व चित्तरंजन दास ने किया था? क्या वो गांधी जी और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था? सी नंबर, क्या वो गांधी व तिलक के द्वारा किया गया था? या डी नंबर, क्या वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा कब की गई थी? दांडी यात्रा कब की गई थी? आप मुझे बताइए, दांडी यात्रा कब की गई थी? 1932 में, बी नंबर 1931 में, सी नंबर 1929 में, डी नंबर 1930 में। तो मुझे यह बताइए कि दांडी यात्रा कब की गई थी? तो दांडी यात्रा की गई थी 1930 में। कब? डी नंबर 1930 में। तो दांडी यात्रा कब की गई थी? 1930 में। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू की गई थी। कब? 12 मार्च 1930 को। आप 12 मार्च याद रखिएगा डेट। 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू की गई, मतलब 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया गया, जिसमें साबरमती आश्रम से 78 या 80 लोग के साथ वो क्या कर गए? वो सत्याग्रह के लिए चल पड़े। ठीक है, 24 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? 24 दिनों के बाद वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। कहां? 6 अप्रैल 1930 को वो कहां पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को वो कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे। वहां पर उन्होंने नमक तोड़कर क्या किया? औपचारिक तौर पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। तो ये डेट था 6 अप्रैल 1930, जिस दिन नमक कानून तोड़कर क्या किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ। और दांडी यात्रा कब आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी 12 मार्च 1930 को। तो आप ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए, 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसने 1921 में, 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो मुझे पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, आंशिक स्वतंत्रता नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इस मांग को 1921 में पहली बार किसने उठाया था? ए नंबर मौलाना मोहम्मद अली ने, बी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सी नंबर महात्मा गांधी ने, या डी नंबर मौलाना हजरत मोहानी ने। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाने वाला पहली बार 1921 में किसने उठाया था? तो मौलाना हजरत मोहानी ने। किसने? मौलाना हजरत मोहानी ने। देखिए क्या था, मेरी बातों को समझिएगा। 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन, कब? 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कहां? 1921 में अहमदाबाद में। इसमें हकीम अजमल खान ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खान ने। तो जो 1921 ईस्वी में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुई अहमदाबाद में, इसकी अध्यक्षता अजमल खान के द्वारा की गई। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में अभी नहीं थे। आप यह भी याद रखिएगा कि कौन व्यक्ति इसके पक्ष में नहीं थे, कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के पक्ष में नहीं थे। तो ये महात्मा गांधी उस वक्त पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के पक्ष में नहीं थे। चलिए आगे क्या है? गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये मुझे बताइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1930 में, 1931 में, 1932 में, या 1933 में? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ। कब हुआ? वर्ष 1931 में। देखिए 5 मार्च, डेट याद रखिएगा, 5 मार्च वो दिन जब गांधी और उस समय के वायसराय इरविन के साथ एक समझौता हुआ, जिस समझौते का नाम गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। यह समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। यह समझौता में कई सारे बात की गई थी। गांधी और इरविन के बीच में कई सारे समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें कई सारे बात हुए। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेगा। इस आंदोलन में एक बात यह हुई थी। दूसरा बात यह हुई थी कि सभी जो युद्धबंदी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं है उनको रिहा किया जाए, यह भी बातें हुई थी। तीसरा बात यह हुई थी कि विदेशी कपड़ा और शराब की दुकानें पर शांतिपूर्वक धरना देने का अधिकार हम लोगों को मिले, यह भी बात हो गई थी। और तीसरा बातें हुई थी, चौथा बातें, तटीय प्रदेश में बिना नमक कर दिए हुए नमक बनाने की अनुमति हमें दी जाए। और लास्ट बातें क्या हुई थी? कई सारे बातें हुई थी, जिसमें एक बात यह भी थी, कांग्रेस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेने के लिए तैयार हो गया, परंतु इस समझौते ने जनता को निराशा किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को सम्मिलित नहीं किया गया था।
इस पर जनता आज भी नाराज है कि महात्मा गांधी द्वारा इस मांग को क्यों नहीं रखा गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिया जाए। वो चाहते तो इस बात को वो रख सकते थे गांधी इरविन समझौता में, लेकिन इस बात को नहीं रखा गया, जिसमें आज भी जनता में इस चीज की नाराजगी देखी जाती है। चलिए आगे 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, कहां हुआ था या कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? मैंने बताया था 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। जब 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो गोलमेज सम्मेलन कौन सा गोलमेज सम्मेलन था, आप मुझे बताइए। तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? यह गोलमेज सम्मेलन था तीसरा। कौन सा था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, जब 1932 में हुआ था। ठीक है, जैसे गौर कीजिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। कब? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, मुझे ये बताइए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं। तो मुझे बताइए कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है। बताइए। ए नंबर है लोकमान्य, बी नंबर है लोकनायक, सी नंबर है लोकहितवादी और डी नंबर है लोकनेता। तो बताइए जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण बी नंबर लोकनायक जयप्रकाश नाम से जाने जाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नाम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेश शुक्ला, मनु मसानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि द्वारा किया गया था। याद रखिएगा 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन में इन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने एक अहम भूमिका निभाया था। क्योंकि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाने जाते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं। वही क्वेश्चन है, किस नाम से? ये लोकनायक के नाम से ही पहचाने जाते हैं, जयप्रकाश नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे। मध्यकाल में बटाई का अर्थ क्या था? मध्यकाल में बटाई का अर्थ क्या था? बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर और संपत्ति कर। क्या था बताइए, कौन था? बताइए कि मध्यकाल में बटाई का अर्थ क्या था? बटाई का धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन का कर, संपत्ति का कर। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए बटाई का अर्थ क्या था? बताइए मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर, संपत्ति का कर। तो जो मध्यकाल में बटाई शब्द का जो अर्थ था वो लगान निर्धारण का तरीका था। क्या था? वो लगान निर्धारण का तरीका था। तो जब भी आपको बटाई शब्द मिले तो ये लगान निर्धारण का तरीका था मध्यकाल में। ठीक है, तो मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। वास्तविक जो उपज का जो बंटवारा था राज्य और कृषक के बीच होता था, हुआ करता था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए तीन प्रणाली अपनाई थी। ये शेरशाह सूरी ने, कहा? शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणाली अपनाई थी। पहला नस्क या मुकाई अथवा अनकुत, दूसरा नगदी अथवा जब्ती प्रथा, तीसरा गल्ला बक्सी या बटाई। यही बटाई है। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंगा बटाई और रास बटाई। ठीक है, बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंग बटाई और रास बटाई। और इस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? बी नंबर, लगान निर्धारण का तरीका। बी नंबर इसका आंसर होगा। आगे, अकबर ने बंगाल तथा बिहार का मुगल साम्राज्य मिलाया, कब मिलाया? बताइए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? ये बताइए।
अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1590 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1572 ईस्वी में? तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को जिस समय मुगल साम्राज्य में मिलाया वो था 1576 ईस्वी। क्या था? 1576 ईस्वी, यानी सी नंबर आंसर। देखिए क्या था ये, आप इसका देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो आंसर 1576 ईस्वी। चलिए आगे। एक है दसवंत और वसावन, प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन? दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे मुगल सम्राट के। वो किस राज दरबारी के थे? तो वो मतलब जब मुझे ये बताइए, तो दसवंत और वसावन एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, दो व्यक्ति, एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिनका नाम था दसवंत और वसावन। ये मुगल सम्राट के किस राज दरबारी के थे? मुगल सम्राट के किस राज दरबारी के थे? ऑप्शन होगा ए अकबर, बी जहांगीर, तीसरा सी शाहजहां, डी औरंगजेब और ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। दो चित्रकार दसवंत और वसावन, ये दो जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये मुगल सम्राट के किस राज दरबारी के थे? राज दरबारी के थे, बताइए बताइए क्या आंसर होगा इसका? ये अकबर के राज दरबारी थे। क्या थे? अकबर के राज दरबारी थे। अकबर के राज दरबारी थे। दसवंत और वसावन अकबर कालीन चित्रकार थे, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। चलिए आगे। 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो मुझे बताइए, सोम एक पेयजल होता था, तो सोम ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, जिसमें से ऐसा 10 मंडल में से ऐसा कौन सा मंडल है जो मंडल सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल। कौन सा मंडल? ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 66 नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, उपनिषद में, बी नंबर भागवत गीता में, सी नंबर ऋग्वेद में, डी नंबर यजुर्वेद में। तो जो गायत्री मंत्र जिस पुस्तक में मिलता है उस पुस्तक का नाम है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, चलिए आगे। 67 नंबर, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? बताइए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो बताइए, धोलावीरा, बी बनावाली, सी कालीबंगा, डी लोथल और ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप मुझे बताइए, ये कहां से मिला है टेराकोटा? ऑप्शन क्या होगा? हड़प्पा कालीन स्थल है जिसे कहां से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बानावाली। कहां हो जाएगा? बी नंबर बानावाली। ठीक है, यह हरियाणा का फतेहाबाद जिले में पड़ता है, यहीं से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। चलिए आगे। 68 नंबर, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान, एक सेंड्रोकोटस था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? ए नंबर विलियम जोन्स ने, बी नंबर बी स्मिथ ने, सी नंबर आर के मुखर्जी ने, डी नंबर डी आर भंडाकर ने। तो बताइए, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो बताइए, विलियम जोन्स ने, बी स्मिथ ने, आर के मुखर्जी ने, डी आर भंडाकर ने। तो बताइए किसने की है? तो इसका हो जाएगा विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। तो एंड्रोकोटस के रूप में किसने वर्णित किया है चंद्रगुप्त मौर्य को? एरियन और प्लूटार्क ने। और सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की है? तो ये विलियम जोन्स ने। ठीक है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, जस्टिन की किताब से सेंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की आपस में मुलाकात का एक प्रमाण मिलता है। 69 नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र, विश्व का पहला रिपब्लिक वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह आप मुझे बताइए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? देखिए, आपको मालूम है, आपने महाजनपद पढ़ा होगा जिसमें 16 महाजनपद थे, जिसमें एक ऐसा महाजनपद था जिसके अंदर एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक विकसित हुआ था, और वो विश्व का पहला गणतंत्र था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में था। वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त और डी लिच्छवी।
तो मुझे बताइए 4 ऑप्शन में से किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आप इसे याद कीजिएगा। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। वैशाली जो था वो बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। ठीक है, लिच्छवी वज्जी संघ में सर प्रमुख था। ये लिच्छवी जो था ये वज्जी संघ में, किसमें? वज्जी संघ में प्रमुख था। कौन? लिच्छवी। और ये लिच्छवी रखिएगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यह आज का क्या आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्या क्वेश्चन बनकर आया है? क्वेश्चन बनकर आया, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक आपके सामने 4 ऑप्शन है, हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह, श्याम सिंह, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। ए नंबर क्या हो जाएगा? हरि सिंह। ठीक है, ये कला और साहित्य के महान संरक्षक भी थे। ये कला के भी और साहित्य के भी महान संरक्षक थे। आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। किसकी? इन्होंने पंजी व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। किसने? हरि सिंह ने। चलिए आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को हमने देखा। आशा करते हैं कि आप इसे पढ़िएगा। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह संभावना व्यक्त की जाती है कि क्वेश्चन बीपीएससी में दोबारा रिपीट होते हैं, तो यह क्वेश्चन आपके लिए पुनः 67 बीपीएससी प्री में एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज आपके समक्ष हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हिस्ट्री सेट 2 के अंतर्गत। इसे आप अच्छे तरीके से देखिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, हिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में फिर 30 महत्वपूर्ण या 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आऊंगा, जिसमें आपको हिस्ट्री के 300 या शायद 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, जो आगामी विगत वर्षों में बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए इसी जोश जुनून को बनाए रखिएगा। फिर इसी जोश व जुनून के साथ अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।